कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ज्ञान से सेवा की ओर प्रस्तुत करते हैं ज्ञान सुधा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। ज्ञान सुधा जो कि दर्शकों को दे रहा है प्रतियोगिता क्षमता विकास, मार्गदर्शन एवं मोटिवेशन। इसी कार्यक्रम की एक और कड़ी सफलता के मंत्र, जिसपे आज आप और हम एक साथ रूबरू हो रहे हैं ऑनलाइन लाइव सेशंस में प्रत्येक बुधवार और शनिवार 3:30 बजे से 5 बजे के मध्य। आज का हमारा विषय है प्रतियोगी परीक्षा पढ़ने की सही आदतें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट रीडिंग हैबिट्स। और आज के हमारे मार्गदर्शक हैं डॉक्टर परेश व्यास। डॉक्टर परेश व्यास एसोसिएट प्रोफेसर हैं और डिपार्टमेंट हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। बहुत बड़ा आपका बायोडेटा है सर। करीब 25 साल का से अधिक आपका एक्सपीरियंस है। 2 दर्जन से अधिक रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में और करीब 30 से अधिक रिसर्च पेपर नेशनल जर्नल्स में आपके पब्लिश हुए हैं। आप नंबर ऑफ कमिटीज के मेंबर हैं। आपका इस मंच के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं मॉडरेटर डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। ज्ञान सुधा लाइव सेशंस में हम रोज हर बुधवार और शनिवार को दर्शकों के साथ रूबरू होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किसी एक ऐसे विषय को लेकर जिस पर उन्हें कुछ ऐसी जानकारी मिल सके जो शायद उनके जीवन की दिशा बदल सके। इसी कड़ी में सर ये तीसरा हमारा प्रोग्राम है और मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि नियमित कक्षाओं की तैयारी के साथ साथ यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जाए तो हमें समय नियोजन किस प्रकार करना चाहिए, रणनीति हम कैसे बनाएं, इस पर आप अपनी बात रखें सर। देखिए, जो छात्र के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी सामान्य डिग्री के साथ साथ जो डिग्री के बाद रोजगार की जो चुनौती उसके सामने आती है, तो वो प्रतियोगी परीक्षाओं को एक महत्वपूर्ण चयन के रूप में अपने सामने रखता है, लक्ष्य के रूप में सामने रखता है। कई तरह की प्रतियोगिता परीक्षाएं बच्चों के सामने उपलब्ध हैं। प्रशासनिक सेवाएं हैं या एसएससी है या डिफेंस फोर्सेस की परीक्षाएं हैं, और प्रत्येक परीक्षा की अपनी अलग चुनौती है, उनका सिलेबस अलग है। तो जो जैसी परीक्षा है वैसी आपको अपनी रणनीति चुननी पड़ती है। इसके बावजूद मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की सफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। अगर हम उनका पालन करते हैं तो हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। वो महत्वपूर्ण घटक ये है कि आपका जो अध्ययन है वो विस्तृत हो आरंभिक रूप से, जिसे हम कहते हैं कि एग्जॉस्टिव स्टडीज एंड इंटेंसिव स्टडीज। तो आपको अपना समय नियोजन इस प्रकार से करना चाहिए कि आरंभ में जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आरंभ में आपकी जो स्टडीज होनी चाहिए वो काफ़ी एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे जो कोर्स कंटेंट है वो क्या है, उसके लिए मेरी पुस्तकें क्या क्या होनी चाहिए, वो गुणवत्तापरक पुस्तकें हैं या नहीं, और जो पुस्तकें हैं उसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रतियोगिता की दृष्टि से हमारे लिए क्या उपयोगी है, अगर हम उन विषयों को चयन कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को चयन कर सकते हैं और फिर उनका सुगम अध्ययन करें, और अध्ययन करने के साथ साथ प्रत्येक अध्याय को पढ़ने के बाद अगर हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेशन प्रैक्टिस करें, तो ये एक महत्वपूर्ण घटक है सफलतापूर्वक किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने का। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। कई बार तो ये होता है कि जैसा देखने में आता है कि छात्र आरंभ में तो बड़े जोश और उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन इन प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो दबाव है वो बच्चे के ऊपर आता है, तो वो उसकी जो अध्ययन की जो समय सारणी है वो व्यथित हो जाती है, बाधित हो जाती है। तो वो सबको बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए। इसको हम देखेंगे आगे कि इस सारी चुनौतियों को हम आगे कैसे टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जैसा सर ने कहा कि जैसी परीक्षा वैसी तैयारी, पाठ्यक्रम का चुनाव और सतत तैयारी की आवश्यकता, बिल्कुल ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। सर दूसरा मेरा प्रश्न है कि
किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय हमारे जो डेली टारगेट्स हैं, क्योंकि सतत तैयारी के लिए डेली टारगेट्स हमको बनाने होंगे, उनके निर्धारण के क्या मापदंड हो सकते हैं? हाँ, देखिए इसमें ये जो मापदंड है कि आप अपनी जो डेली कोर्स कंटेंट को कवरेज का जो आपका जो टारगेट है, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप परीक्षा की तारीख से कितने समय पूर्व परीक्षा की तैयारी करते हैं। अगर मान लीजिए आप यूजी के छात्र हैं और 2 साल का समय आपके पास परीक्षा की तैयारी करने के लिए, तब आपके टारगेट्स निर्धारण के फैक्टर्स अलग हो सकते हैं। या आपके पास समय सिर्फ 6 महीने का है, तो आपकी रणनीति अलग हो सकती है। तो ये निर्भर करता है कि छात्र किस स्थिति में है, उसके पास टाइम ड्यूरेशन कैसा है। लेकिन फिर भी इस एक बात स्पष्ट हम समझ लेनी चाहिए सभी छात्रों को कि आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वह पूरी तरीके से उसके प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन तो आप 16 घंटे के समय निकाल रहे हैं और 2 दिन का व्यवधान आ रहा है। तो मेरा इसमें बच्चों को सुझाव ये है कि आप अपना जब भी स्टडीज़ के लिए बैठते हैं, तो आप तय कीजिए कि अगर सोशल स्टडीज़ के लिए पढ़ना है, तो मुझे ये चैप्टर पढ़ने हैं। आज मुझे विज्ञान के लिए पढ़ना है, तो मुझे ये चैप्टर पढ़ने हैं। और सिर्फ पढ़ने ही नहीं है, उन अध्यायों को पढ़ने के बाद उसके ऊपर बेस्ड जो आपकी प्रैक्टिस टेस्ट है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर की अगर मैं बात करूं, तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी क्वेश्चनियर है, आपको क्वेश्चनियर अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि आपने जो पढ़ा वो रिटेन भी हुआ है नहीं हुआ है। रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। होता क्या है कि बच्चा पूरे चैप्टर को पढ़ लेता है लेकिन रिटेन नहीं कर पाता, और ओवर द टाइम वो जब रिटेंशन अगर वीक है, तो जो आपने पढ़ा है, जो आपने मेहनत की है, वो काफ़ी उसका उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू चेक every time whatever you retain and whatever you study, and that should be consistent all across the your preparation time. बिल्कुल सर, रीडिंग विथ रिवीजन बहुत ही आपने अच्छा सफलता का मंत्र दिया है कि हमें रीडिंग के साथ रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि रिवीजन हम करेंगे तभी ये जांच पाएंगे कि हमने जो पढ़ा है उस पे से हम कितना सीख पाए हैं। साथ ही पढ़ने को रोज की आदत बनाएं, जैसा कि बेहद जरूरी चीज है। सर, तीसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूंकि हमारे जो ज्यादातर दर्शक हैं वो आम औसत दर्जे के छात्र होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, तो सामान्य छात्र विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखने वाले प्रतियोगी परीक्षा की दौड़ में आगे कैसे आए, इसके लिए कोई मंत्र बताइए। देखिए, अब आज का जो युग है वो सूचना का युग है। अब ग्रामीण और जो शहर का जो अंतर है वो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। वी आर लीडिंग इनटू ए ग्लोबल विलेज कंसेप्ट। आज नेट की सुविधा है, कोर्स कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल है, तो जो आपका स्टडी मटेरियल है वो आपको बड़ी सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ये बात है कि आप जो भी अपना स्टडी कंटेंट चुनते हैं वह गुणवत्ता परक है या नहीं। उस ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या पढ़ना है। और पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो आपने पढ़ा वो समझा या नहीं समझा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा व्यवधान के तौर पे शायद ये लगेगा। देखिए, कई तरह की परीक्षाएं होती हैं जिसमें होता है कि कई चरण होते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव होता है। अगर हमारा खुद का अपना थॉट प्रोसेस नहीं है, तो आपका अपना खुद का इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस नहीं है, तो आपकी सफलता के जो अवसर हैं वो सीमित हो जाते हैं, वो शिथिल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक निबंध आ गया जिसमें आपकी वो परीक्षा चाहता है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसकी कितना परिमार्जित है, कितना मैच्योर है। अगर वो पूछते हैं कि भ्रष्टाचार निवारण के लिए लोकपाल आवश्यक है, तो सबसे पहली बात तो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लोकपाल क्या है, तथ्यात्मक रूप से लोकपाल की संस्था है, उसके क्या क्या परिणाम, क्या क्या वो संस्था है, विश्व के किन देशों में भ्रष्टाचार क्या है, उसके कानूनी प्रावधान क्या है। तो इस प्रकार से अगर आप अपना थॉट प्रोसेस बनाते हैं तो तभी आप अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा है कि हम उन शब्दों को बहुत सामान्य तौर से लेते हैं और वही सामान्यतः अब हमारे विचार प्रेषित होते हैं परीक्षाओं के अंदर। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, प्रत्येक शब्द का अपनी ग्रेविटी है और उसके साथ साथ उसका इतिहास है। तो आप अपनी तैयारी करें तो प्रत्येक विषय के गूढ़ अर्थ को समझें और अपने विचारों को अपनी भाषा में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लिखने की प्रयास करें। तो जहाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं
वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा उसके लिए। बिल्कुल सर, सब्जेक्ट की ग्रेविटी की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग भी जब कॉपी चेक करते हैं तो हमें लगता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट तो आ रहा है, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं उन टर्म्स का यूज नहीं ले पा रहा है जो सब्जेक्ट की ग्रेविटी के साथ जस्टिफाई करे, और वहीं पर वो औसत दर्जे के मार्क्स लेके आता है। दूसरा, मुझे ये वाक्य बहुत अच्छा लगा सर आपका कि पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या पढ़ना है। और वाकई ये बड़ी समस्या है कि हमें ये डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है। प्राय हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और कोई भी हमें बताता है ये कंटेंट लेके आ जाओ और हम चालू हो जाते हैं। इवन बहुत सारे बच्चे सिलेबस तक नहीं देखते हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या पढ़ना है। सर, मेरा अगला प्रश्न है, परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ स्वस्थ आदतें, गुड हैबिट्स। देखिए कि जैसे कार के कई मॉडल होते हैं, लेकिन उसके मूल कंटेंट सभी में एक है, स्टीयरिंग है, क्लच है, ब्रेक्स हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की जो पढ़ने का जो शैली है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुछ मूल तत्व हैं जो आपको जिसे हम कह सकते हैं गुड स्टडी प्रैक्टिसेस, वो मेरे अनुभव में आप शेयर कर सकता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि आप ये तय करें कि एग्जॉस्टिव स्टडीज प्लस इंटेंसिव स्टडीज। जब आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आरंभ में आप तय करें कि आपके विषय क्या हैं। उसके लिए आपकी जो सोर्स बुक्स हैं वो कौन सी हैं, वह कितने समय के अंदर आपका अध्ययन हो पाएगा, और अध्ययन होने के साथ साथ आपके पास रिवीजन के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये तो एक मोटा मोटा ढांचा हुआ कि आप अपनी प्रतियोगिता की तैयारी को कैसे करते हैं। इसके साथ साथ मेरा एक सुझाव है कि जो आप पढ़ते हैं उसका कम से कम 80% आपको रिटेन हो जाना चाहिए, आपकी मेमोरी आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए। मेमोराइज हो जाने का मतलब क्रैमिंग नहीं है, उसको रटना नहीं है, उसको समझना है, उसको हृदयंगम करना है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इम्बाइब करना है। जो आप पढ़ रहे हैं उसकी जितनी भी इंटीग्रेसीज हैं, जो उसकी निटिग्रिटीज हैं आपके टॉपिक्स की, अगर आप उसको इम्बाइब कर सकते हैं फर्स्ट रीडिंग के अंदर, फर्स्ट गो के अंदर, तो आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे, समय का अभाव नहीं रहेगा। कई बार ये होता है छात्र के अंदर ये आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं हो पाता कि उसने पढ़ भी लिया, उसने अभ्यास भी कर लिया क्वेश्चनियर का, लेकिन फिर भी वो बच्चे की जो क्षमता है उतनी उभर के सामने नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसने रिटेन नहीं किया उसको। तो अगर आप जो फर्स्ट गो में पढ़ रहे हैं, कोशिश करिए, ये आदत बनाइए कि फर्स्ट गो के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं, पहली बार जो आप पढ़ रहे हैं, कम से कम वो 70 से लेकर 80% तक आप उसको इम्बाइब कर सकें। अगर आप इसको हासिल कर सकते हैं तो सफलता में बहुत मदद मिलेगी आपको। सर, क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि पहली बार पढ़ते ही 60 से 80% रिवाइव होना बहुत मुश्किल है, रिटेन होना बहुत मुश्किल है। तो कुछ आप तरीके बताएं हमारे दर्शकों के लिए। वो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है। वो आसान तरीका ये है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को इस दबाव से मुक्त रखिए कि मैं इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता हूँ तो मैं अमुक पद को प्राप्त करूंगा। इस दबाव से अपने आप को मुक्त रखिए। आप ये मान के चलिए कि जो प्रतियोगी परीक्षा है ये मेरे लिए लर्निंग प्रोसेस है। जो मैं आज पढ़ रहा हूँ मुझे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में मुझे मदद मिलेगी। इस परीक्षा में नहीं मिलेगी तो हो सकता है किसी दूसरी परीक्षा में मिलेगी। अभी तो जैसे पिरामिड होता है ना, पिरामिड का बेस बड़ा होता है, जैसे जैसे पिरामिड की तरफ जाते हैं तो उसका आकार छोटा होता जाता है। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के छात्र को पिरामिड को ध्यान रखना चाहिए। आरंभिक जो तैयारी है वो पिरामिड की तरह होनी चाहिए, बेस बड़ा, और जैसे जैसे परीक्षा पास आती जाती है आपकी तैयारी इंटेंसिव होती जाती है। और जब टॉप पे होते हो आप तो बहुत कम लोग होते हैं टॉप पे, तो आपको उस पिरामिड को ध्यान रखना चाहिए। तो जो प्रश्न ये था कि भाई आप किस प्रकार से रिटेन कर सकते हैं अपनी बात को, अपने जो आपने पढ़ा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया है, आपका फ्रेंड सर्किल है, इन सब से आप दूर रहिए। कम से कम अपने दिमाग में प्रदूषण आने दीजिए बातों का या किसी भी और तथ्य का। और जैसे उन जो पैराग्राफ है, आप एक पैराग्राफ पढ़िए, उसमें 5-7 पॉइंट होंगे जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी, उसको मार्क कीजिए। अगर आप बुक में पढ़ रहे हैं तो उसको डायरेक्ट वहाँ पे 4-5 पॉइंट्स लिख दीजिए। तो 3 चरणों से गुजरेंगे आप। आपने कंसंट्रेशन से एक पैराग्राफ पढ़ा, आपने उसमें से पॉइंट्स मार्क आउट कर लिए,
उस पॉइंट्स मार्क आउट करने के बाद आपने अपनी किसी कॉपी में डायरी में लिख लिया या उस बुक के ऊपर लिख लिया, तो दैट हैज गॉन थ्राइस अक्रॉस योर लर्निंग प्रोसेस। तो आप देखिएगा, इसको अभ्यास करेंगे तो फायदा होगा। बिल्कुल, कंसंट्रेशन और नोट्स अपने सेल्फ बनाइए और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाइए। निश्चित रूप से प्रेशर लेस होना चाहिए, प्रेशराइज हमें नहीं होना चाहिए। सर, एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे दर्शकों का, और वो ये है कि मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल, रीजनिंग, गणित, क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। और अधिकांश जो हमारे छात्र हैं उनके फेलियर होने का कारण या प्रतियोगिता परीक्षाओं में घबराने का कारण भी ये विषय है, और आप चूंकि उसके बड़े हस्ताक्षर हैं, तो इस दिशा में सर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, गणित को लेके जो भय है, एक सामान्य भय है, वो स्कूली छात्रों में भी होता है और कॉलेज के छात्रों में भी होता है। विशेषकर तब होता है जब आपका गणित का अभ्यास कमजोर होता है। तो मेरी ऐसी छात्रों को ये सलाह है कि अगर मान लीजिए आपका स्कूली दौर के अंदर गणित आपका पसंदीदा विषय नहीं रहा है या आपने उतना अभ्यास नहीं किया जितना अपेक्षित था, तो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तो मैं एक बिल्कुल स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहूँगा ऐसे स्टूडेंट्स को कि जो स्कूली स्तर की जो गणित की पुस्तिकाएं हैं, जो गणित की जो किताबें हैं, चाहे वो 6th की हो, चाहे 7th की हो, 8th की हो या 10th की हो, आप उनका अध्ययन कीजिए। गणित के अगर आपके बेसिक्स कमज़ोर हैं तो आप अपने आप को ये मान के चलिए कि आप छोटी कक्षाओं के छात्र हैं, वहाँ से आप आरंभ कीजिए। सॉल्व क्वेश्चंस पढ़ के देखिए कि क्या उसकी कंसेप्ट इन्वॉल्व है, और धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे। पहले चरण में तो आप उसके बेसिक्स से और जो उसके अंदर जो उसका जो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है उसको समझेंगे। फिर उसको आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप उसको अप्लाई करने की स्थिति में होंगे। तो पहले तो आप अपनी उन कमियों को दूर कीजिए जो गणितीय ज्ञान के लिए आवश्यक है। अगर आपको गणितीय ज्ञान नहीं है तो आप पहले वो हासिल कीजिए, फिर उसको अभ्यास कीजिए। बिल्कुल, कक्षा 6 से 10 तक की किताबें, हर चाहे आपको एसएससी की परीक्षा की तैयारी करनी हो, पटवारी की परीक्षा की तैयारी करनी हो, या आपको आईएएस बनना हो, एनसीईआरटी हो या हमारे राजस्थान बोर्ड, कक्षा 6 से 10 तक की किताबें, इसलिए तो कहा गया है पहलवान बनने के लिए रोज 2 चम्मच घी खाइए। तो आप तैयारी कीजिए, ये मत समझिए कि आप बड़े हो गए हैं और अब कक्षा 6 की किताब कैसे पढ़ें। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आज से ही शुरू कीजिए कक्षा 6। सर, अगला मेरा प्रश्न है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिदिन कितना समय पढ़ना चाहिए? क्योंकि प्राय जब हम इंटरव्यूज पढ़ते हैं तो टॉपर्स कहते हैं 18 घंटे में रोज पढ़ता था, 16 घंटे पढ़ता था, तो एक आम छात्र बड़ा घबरा जाता है। तो इसके ऊपर आपकी टिप्पणी बताइए सर। देखिए, इसमें जो मेरा मानना है कि समय निर्धारण का जो दायित्व है वो छात्र का स्वयं का है। वो अपना किस प्रतियोगिता में वह अपीयर हो रहा है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, वो खुद तय कर पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर उसको ऑब्जेक्टिव पेपर वाला कोई एग्जाम है या डिस्क्रिप्टिव वाला है, तो दोनों की रणनीति अलग हो सकती है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि सामान्यतः 8 से 10 घंटे के बिना सफलता मुश्किल है, क्योंकि कोर्स कवरेज काफ़ी ज़्यादा होता है, आपको बार बार रिवीजन करना होता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉलिश करेंगे, रिफाइन करेंगे, उतना ज़्यादा सफलता के अवसर मजबूत होते हैं। तो ये मान के चलिए 8 से लेकर 10 घंटे तो मिनिमम बिना किसी बाधा के व्यवधान के आपको पढ़ना ही चाहिए। सर, एक और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। अधिकांश छात्र कोचिंग से जुड़े हुए हैं, सेल्फ स्टडी को वो प्राथमिकता देते हैं, नहीं देते हैं। कई बार ऐसा सामंजस्य की स्थिति में दिक्कत आती है कि हम कोचिंगों में जाएं और ज्यादातर समय 5 से 6 घंटे, इवन मैं कुछ कोचिंग्स को देखता हूं कि 7-8 घंटे तक कोचिंग्स करा रहे हैं। तो क्या कोचिंग अपने आप में सफिशिएंट है कि सेल्फ स्टडी की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी? फिर दोनों के बीच में कैसे हम सामंजस्य बनाएं? नरेंद्र जी, इसके ये एक ऐसा सवाल है जिसके कोई ब्लैक एंड वाइट डिक्लेरेटिव आंसर नहीं हो सकता। ये लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होती है, जहाँ पे आपको अगर मान लीजिए अनुभव नहीं है, तो अगर कोई मार्गदर्शन मिल जाए कोचिंग के माध्यम से या किसी बहुत ही अनुभवी शिक्षक के माध्यम से, अगर आपको मार्गदर्शन मिलता है तो उसमें कोई मतलब बुराई नहीं है। लेकिन ये कह देना कि अगर कोचिंग ही सफलता का पर्याय है या सेल्फ स्टडी सफलता का पर्याय है,
हमें अपनी जो रणनीति है वो स्वयं से पूछना चाहिए कि हमारा जो उस एग्जाम विशेष के प्रति हमारी जो तैयारी है उतनी गुणवत्तापरक है या नहीं, या हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो मार्गदर्शन जहां से भी मिले स्वागत योग्य। बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों, ये बात आप नोट कीजिए कि कोचिंग अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक माध्यम है मार्गदर्शन के लिए, और मार्गदर्शन कहीं से भी मिले आप वहां से लीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। सर, अगला एक और प्रश्न है। जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया से बचना चाहिए, और चूंकि आज का युवा उससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, इवन ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी हम हमारे बच्चों को देखते हैं कि बार बार स्क्रीन चेंज करते रहते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले दर्शकों को, हमारे मित्रों को, किस प्रकार की आदतों से बचना चाहिए? ये तो करना चाहिए, ठीक है, पर हैबिट्स, बैड हैबिट्स भी हैं कुछ, उनके ऊपर भी कुछ। देखिए, मैं बैड हैबिट्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रतियोगी परीक्षा का साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है जो दबाव बच्चे के ऊपर आता है। कई तरह के दबाव होते हैं कि जितनी हम अपेक्षा करते हैं उतनी अपेक्षा हमारे रिजल्ट नहीं आते, परिणाम नहीं आ पाते, या कुछ सामाजिक आर्थिक परेशानियां कोई छात्र विशेष अनुभव कर रहा होता है, आर्थिक परेशानी अनुभव कर रहा होता है, तो उस बच्चे के ऊपर कई तरह के दबाव होते हैं सफलता को लेकर कि उसे सफलता अर्जित करनी ही करनी है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव है, रोजगार के साधन सीमित हैं, तो बच्चा अनपेक्षित, जिसे कहते हैं कि अनएक्सेप्शनल प्रेशर को फील करता है। और इसको सस्टेन करने के लिए मेरा बच्चों को एक सुझाव है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो कृपा करके अपने को इस दबाव से मुक्त करिए कि मैं इस परीक्षा को पास करके ये बन जाऊंगा। जिस दिन अगर आपने अपने ऊपर ये दबाव ले लिया कि मैं इस प्रतियोगिता परीक्षा के बाद मैं तो या तो आईएएस बन जाऊंगा या आरएएस बन जाऊंगा, और आपके ख्वाब में वो चीज आ गई, मैं तो ये बन ही जाऊंगा, और मान लीजिए दुर्भाग्यवश सफलता नहीं मिलती, तो मैंने कई बार देखा है कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चों को टूटते हुए देखा है, बिखरते हुए देखा है, फिर वो उनका जो कैरियर जैसा शेपअप होना चाहिए था वो नहीं होता। आप भी मान के चलिए, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपका कार्य, आपका जो मूल काम है, आप अपने उसको अंजाम दे रहे हैं। सफलता और असफलता को लेके ज्यादा दबाव में मत आइए। ये बात थोड़ी आपको हो सकता है फिलोसॉफिकल लग रही हो, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा उद्देश्य तो सफलता प्राप्त करना है, लेकिन मैं उल्टी बात कह रहा हूँ, उसको लेके ज्यादा ख्वाब मत बुनिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूंगा बच्चों को, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के ऊपर डिपेंड कभी मत रहिए कि साहब मेरा लक्ष्य तो केवल आईएएस बनना ही है, या मेरा लक्ष्य तो केवल आरएएस बनना ही है, या मेरा लक्ष्य तो केवल डिफेंस सर्विसेज में ही जाना है। ये बहुत बड़ी परेशानियों को जन्म दे देता है कई बार व्यावहारिक जीवन के अंदर। आप अपने ऑप्शंस वाइड ओपन रखिए और कई परीक्षाओं में बैठिए। आप, हो सकता है वो आपकी पसंदीदा जॉब ना हो, लेकिन आप उनमें अपीयर होइए, तो एक तो आपको अभ्यास होगा। तो दुनिया जहान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जो आपकी 10-15 आपने छांटी हैं, उनमें बैठिए, अपीयर होइए, वो आपकी स्किल्स को हॉन करेंगी, आपको परिष्करण देंगी और आपको परीक्षा के दबाव से मुक्त भी करेंगी। और एक और अंतिम बात, कवि नीरज जी की एक वो है बहुत सुंदर गीत है उनका कि एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा कर। अगर मान लीजिए कोई परीक्षा या कोई जॉब आपका लिए एक ड्रीम है, अगर मान लीजिए वो आपको अर्जित नहीं होता तो जीवन नहीं मरता। तो जीवन में ध्यान, ये बिल्कुल ध्येय रखिए कि एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा। बिल्कुल सर, गोपाल दास नीरज की कविता है, बहुत ही अच्छा आपने उदाहरण दिया है। और वैसे भी जी। करत करत अभ्यास के जड़बती हो सुजान, करते जाइए प्रयास, आपके हाथ में प्रयास करना है। सफलता अपने आप नसीब में है तो आएगी ही, और कर्म करना ही हमारे हाथ में है। गीता का भी बहुत बड़ा वाक्य है ये। सर, एक और बड़ी रोचक प्रश्न है हमारे सामने कि कई बार हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, और तैयारी करते समय बहुत सी सामान्य वो गलतियां कर जाते हैं जिससे जीवन भर हमें पछताना पड़ता है। जैसे मैं अपने अनुभव से भी कहता हूँ कि एक प्रश्न से मैं 2008 में चयनित होने से रह गया, और वो मुझे बहुत अच्छा आता था, लेकिन मैं ज्यादा सोचने लग गया, और बहुत सी बार मैंने उस बिंदु के
ऊपर बात की और अंत में मैं गलत ऑप्शन को चूज करके आ गया। तो हमारे दर्शकों को ये राय दीजिए कि किन गलतियों से हम बचें, वो सामान्य गलतियां। हाँ, देखिए, वो कई बार परीक्षा में जो ज़्यादा प्रतिभाशाली छात्र होता है, उनसे गलतियाँ बहुत होती हैं। अगर आप कई बच्चों से बात करेंगे तो बहुत जो क्वेश्चन जो बहुत सिंपल था, जिसका आंसर बहुत डायरेक्ट था, उसमें वो गलतियाँ कर जाते हैं। तो उसका तो एक ही समाधान है कि आप अपने जो क्वेश्चनर्स हैं, जिसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि जो प्रश्न हैं, तो रियल टाइम टेस्ट अपने घर पे रियल टेस्ट कंडीशंस घर पे क्रिएट कीजिए, और जो ऑब्जेक्टिव पेपर हैं या डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं, तो परीक्षा के अनुकूल वातावरण घर पे बनाइए और उसी प्रकार से आप अभ्यास कीजिए। तो इसी से हम इस गलती से मुक्त हो सकते हैं। बाकी संभावना तो हमेशा रहती है। जी सर, इस कार्यक्रम में हम हमारे दर्शकों के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को भी लेते हैं। अब समय है उन्हीं 5 सवालों का। सर, ये 5 सवाल हमारे कुछ पूरे राजस्थान से जो दर्शक हैं उन्होंने भेजे हैं। मैं पहला प्रश्न आपके सामने राजकुमार भीलवाड़ा से है। वो पूछ रहे हैं कि मैं 2017 से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, किंतु अभी तक सफलता नहीं मिली है, मुझे क्या करना चाहिए? ये थोड़ा सा ब्लाइंड क्वेश्चन है कि सवाल है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और इनकी तैयारी किस परीक्षा को लेके है। मतलब इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और इनकी तैयारी किस प्रतियोगिता परीक्षा को लेके है। तो वैसे सर, लगातार फेलियर हो तो छात्र को किन मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्या कमी हो सकती है? हाँ, देखिए, मैंने अपने आरंभ में कहा था कि किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेके आप डिपेंड मत होइए। अपने रोजगार के जो साधन हैं, उसके लिए आपके पास विकल्प कई होने चाहिए। मतलब आपके पास कई ऑप्शंस होने चाहिए लाइफ को लेके। अगर आप सिर्फ केवल ये कहें कि मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम के से को सफल में होके ही जीवन को साकार कर पाऊंगा, तो बहुत गलत तरीका है जीवन को देखने। सर, मेरा दूसरा प्रश्न है पूजा दौसा से कि परीक्षा के दिनों में तैयारी के लिए टाइम टेबल कैसे बनाया जाए ताकि स्ट्रेस भी ना हो और कोर्स भी पूरा हो जाए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे मैंने कहा कि एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है वो एग्जॉस्टिव और इंटेंसिव दोनों होती है। आरंभ में हम अपनी जो तैयारी है वो एग्जॉस्टिव करते हैं, व्यापक तरीके से कवरेज करते हैं, लेकिन जब अगर परीक्षा का समय नज़दीक आ गया है तो हम देखें कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको लेके हमारे को लगता है कि हमें ध्यान नॉलेज के, उनको आप ज़्यादा फोकस करें। सर, तीसरा मेरा प्रश्न है, मैं बीए प्रथम वर्ष के छात्र हूं, ग्रुप सेकंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करना चाहता हूं, तैयारी कैसे करूं? राहुल अलवर से। देखिए, जो एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। उसके अंदर मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, ये इसके मुख्य घटक हैं। अगर आपका भाषा पे अधिकार कम है, अंग्रेजी पे अधिकार कम है, तो आप ये देखिए कि आप उस पर दक्षता हासिल करें। रोजाना आप अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करें, इडियम्स पढ़िए, फ्रेजल वर्ब्स पढ़िए। अच्छी जो बुक्स हैं मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, ऑक्सफोर्ड की कॉलिंस कॉबिल डिक्शनरी आती है, जिसके अंदर आप उसको पढ़ के देखिए, उनके फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, इडियम्स की आती हैं। तो जो आप सेल्फ स्टडी करके अपनी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं, अगर अंग्रेजी की जहाँ तक बात है। क्योंकि राजस्थान में जो ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं, उनके सामने ये समस्या रहती है कि अंग्रेजी दक्षता नहीं है। तो आप अपने अभ्यास से कर सकते हैं। अंग्रेजी का अखबार पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, टीवी डिबेट सुनिए, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये तो अंग्रेजी वाला बात है। जहाँ तक गणितीय ज्ञान की बात है, तो उसके लिए आपको बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। और जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, और अभ्यास केवल अभ्यास करने के लिए अभ्यास नहीं होना चाहिए, आप समय के साथ अभ्यास कीजिए। कि 2 घंटे में मान लीजिए 60 क्वेश्चन एग्जाम में है, तो घर पे आप 2 घंटे में देखिए कि 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो रियल टेस्ट कंडीशंस क्रिएट कीजिए,
उसके हिसाब से आप अभ्यास कीजिए। तो मैं समझता हूँ राहुल, तुम्हें जरूर मिला होगा आज सफलता का मंत्र। इन बातों पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन में सफलता को पाइए। सर, एक और प्रश्न है गुनाराम बाड़मेर से कि मैं प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक प्राइवेट नौकरी करता हूँ, सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करूं? प्रश्न वही है कि कौन सी किस प्रकार के जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं। अगर ये ज़्यादा स्पष्ट होता तो आंसर भी स्पष्ट हो पाता। लेकिन फिर भी 10 से 5 अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप श्रम की महत्ता को समझते हैं और श्रम की महत्ता को हम सब सलाम करते हैं। अगर आप में जज्बा है तो आप देखिए कि घर पे आने के बाद अपने जॉब के जो भी आपके फ्री आवर्स हैं, जो भी कंफर्टेबल फ्री आवर्स हैं, आप 3 से 4 घंटे उस समय निकालिए और अगर आप उस चीज़ को लगातार इसको मेंटेन कर पाते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके पास होगी। बिल्कुल, मैं इस मंच पे कहना चाहूंगा कि बाड़मेर से ही आदरणीय जोगाराम जी हैं, जो पटवारी से आईएएस बने थे। तो निश्चित रूप से गुनाराम, तुम्हें इसका फायदा मिलेगा। सर, एक और बड़ा रोचक प्रश्न आया है कि पढ़ाई देर रात तक करता हूँ, घर वाले डांटते हैं, सुबह पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करूं? प्रमोद है सीकर से। हाँ, देखिए क्या है कि ये डिपेंड करता है बच्चों का। कुछ लोगों को मॉर्निंग आवर्स के अंदर स्टडीज़ को लेके ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोग लेट नाइट आइसोलेशन के अंदर पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अपने जो अध्ययन के जो क्षण है, जो समय है, उसको इस तरीके से निर्धारित कीजिए कि वो आपके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाले। कई बार ऐसा होता है कि छात्र रात को 1 बजे पढ़ने बैठता है और सुबह 5 बजे तक पढ़ता है, तो आउटपुट तो 4 आवर्स का ही आया, लेकिन अगला पूरा दिन खराब हो जाता है उसका। और अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, अगर आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो लंबे समय तक आप देखिए कि आपकी बॉडी इसको सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो मेरा एक मतलब ऑफ द बीट जाके एक सुझाव ये भी है कि आप पढ़ें, लेकिन अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पौष्टिक खाना खाएँ और आराम भी करें। ऐसा नहीं कि आप अपने को इतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट कर लें कि जब एग्ज़ाम आए तो आप उतनी। तो प्रिय मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में प्रोफेसर व्यास ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए ध्यान से पढ़ें, अच्छी पुस्तकों का चयन करें, नियमित अभ्यास और अनुशासन, अच्छी नींद और स्वस्थ शरीर, सुंदर वातावरण और तनावहीन रहना आवश्यक है। कवि हरिवंश राय बच्चन की इन कविताओं के साथ, इस कविता के साथ मैं आज के इस सत्र को समाप्ति की ओर लेके जा रहा हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आशा है हमारे इस ज्ञान सुधा चैनल पे जुड़े हुए सभी दर्शक हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियों के साथ अपने सफलता को प्राप्त करेंगे। आप देखते रहिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का चैनल ज्ञान सुधा। आप ही के लिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे इस YouTube वीडियो को। थैंक यू सो मच।